प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। हमारे पास में सिर्फ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक बचा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बचा है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचा है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आखिर जीन की एक्सप्रेशन किस तरीके से रेगुलेट होती है, कौन कौन से लेवल है जिसपे ये रेगुलेट होती है। सो जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। किस किस लेवल पे हो सकती है? सबसे पहला लेवल आया ट्रांसक्रिप्शन लेवल का, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से, दैट मीन जब डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा है, उस लेवल पे आप रेगुलेट कर सकते हो कि हमारा जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा। सेकेंड प्रोसेसिंग लेवल, जब उस एचएनआरएनए से बच्चों आप लोग क्या बना रहे हो, फुल्ली फंक्शनल एमआरएनए बनाते हो, और उसमें आपके पास में क्या क्या प्रोसेस थे, स्प्लाइसिंग था, कीपिंग था, टेलिंग था। तो इसमें हम स्प्लाइसिंग लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में अगर न्यूक्लियस था, क्या होता था हमारे पास में, ये न्यूक्लियस सेल है, सेल के अंदर में ही हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में डीएनए से बना आरएनए, एचएनआरएनए बना। तो सबसे पहला रेगुलेशन तो आपने क्या कर लिया, इस लेवल पे कर लिया आपने, फर्स्ट लेवल यहाँ पे आ गया हमारे पास में। सेकेंड, जब इसका प्रोसेसिंग होगा, इसमें से क्या कर दोगे, जो इंट्रोज होते हैं इनको रिमूव कर दोगे, तो सेकेंड प्रोसेसिंग लेवल पे आ गया हमारे पास में। तीसरा, अब ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आएगा, वहां साइटोप्लाज्म के अंदर में आता है। तो थर्ड रेगुलेशन हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेवल के ऊपर में। अब जब ये एमआरएनए बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, इससे राइबोसोम्स आके बाइंड होंगे, टीआरएनए 1/1 अमीनो एसिड को लेके आता रहेगा। तो ट्रांसलेशन लेवल पे भी आप क्या कर सकते हो, जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो। तो जीन एक्सप्रेशन 4 लेवल पे रेगुलेट हो सकती है। सबसे पहला आएगा जब डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है आरएनए का। सेकेंड आएगा जब उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की प्रोसेसिंग करके फुली फंक्शनल एमआरएनए हम बनाते हैं, दैट इज स्प्लाइसिंग लेवल के ऊपर। थर्ड लेवल आएगा जब वो एमआरएनए को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर में। एंड फोर्थ लेवल हमारे पास में आता है जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है तो उससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन लेवल पे हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये सवाल आपका आया था सीबीएसई 2020 के अंदर में कि कौन कौन से लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, तो साथ साथ में मार्क करते जाना आप लोग। अब जो भी जीन्स है सेल के अंदर में एक्सप्रेस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या सेट ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मेरे पास में है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम है जो ई कोलाई के अंदर में होता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है बच्चों, ये डाइसेकेराइड लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर में। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया के अंदर में हमारे पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर में, और फिर वो जो बैक्टीरिया है वो उसको यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करेंगे एंड देन उसको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर में लैक्टोज नहीं होगी एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज करने के लिए, तो उनको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत नहीं होगी। अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के काम में आ रहा है। तो उस केस के अंदर में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस भी नहीं होता है। अपन अभी लैब ओपेरॉन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिर्फ तब बनता है जब लैक्टोज मीडियम के अंदर में होगा, मतलब अगर लैक्टोज को पचाने की जरूरत है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है। जब लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा हमारे पास में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन हमारे किसी भी जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे मेटाबॉलिक रीजन था, अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो वो जीन को एक्सप्रेस कराने की जरूरत ही नहीं है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना रहा है ना। तो जीन की एक्सप्रेशन किससे रेगुलेट होती है, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन से। इसको आप मार्क कर लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इवन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होता है ना एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर में, हाथ पैर वगैरह सब चीज का फॉर्मेशन, वो भी कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होता है ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टीपल सेल एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो से फीटस बनेगा।
तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी कुछ जीन्स की एक्सप्रेशन की वजह से ही होता है। तो देखो जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है मेटाबॉलिक कंडीशन से, फिजियोलॉजिकल कंडीशन से, एनवायरमेंटल कंडीशन से, इवन एम्ब्रियो का जो डिफरेंशिएशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो भी जीन एक्सप्रेशन ही रेगुलेट करती है। तो इसीलिए जीन एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट के अंदर में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन की रेट का, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन की रेट का जो कंट्रोल होता है वो प्रीडोमिनेंट साइट होती है जहां पे जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होगा। मैंने 4 स्टेप बताया, पहला है ट्रांसक्रिप्शन की रेट का कंट्रोल होना। तो प्रोकैरियोट के अंदर में ये मेन साइट है जहां पे हम किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या करो, उसके ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दो, डीएनए से आरएनए के बनने को ही रोक दो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हमने ऑलरेडी डायग्राम देखा था। प्रमोटर होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं, है ना। प्रमोटर पाके क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ये सब हम पिछले लेक्चर्स के अंदर में कर चुके हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर में आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी होती है गिवन प्रमोटर में, वो भी रेगुलेट होती है कुछ असेसरी प्रोटीन से। वो जो असेसरी प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं रेगुलेटर प्रोटीन्स। ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो सकते हैं, एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, रिप्रेसर भी हो सकते हैं। मतलब पॉजिटिवली भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड नेगेटिवली भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिवेटर होंगे मतलब जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कराएंगे, उसको और एक्सप्रेस कराएंगे। रिप्रेसर मतलब उस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। अब प्रमोटर रीजन की जो असेसिबिलिटी है प्रोकैरियोटिक डीएनए की, वो रेगुलेट होती है बाय ऑपरेटर्स। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस में देखोगे ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या होगा, ये कंट्रोल करता है कि प्रमोटर रीजन जो है वहां पे आके हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा, वो असेसिबल है या नहीं है प्रोटीन के इंटरेक्शन के लिए हमारे पास में। हर ओपेरॉन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। हमारे पास अलग अलग टाइप के ओपेरॉन्स होते हैं, जैसे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक ओपेरॉन है, अराबिडोप्सिस ओपेरॉन होता है, हिस्ट्रीन ओपेरॉन होता है, अलग अलग टाइप के ओपेरॉन्स होते हैं हमारे पास में। तो इन ओपेरॉन का अपना अलग ऑपरेटर होता है एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि लैक ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, लैक ओपेरॉन के अंदर में प्रेजेंट होता है। और किससे रेगुलेट होगा, लैक रिप्रेसर से ही रेगुलेट होगा हमारे पास में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में, इससे आपको और क्लियर समझ आएगा कि जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होती है। लैक ओपेरॉन सबसे पहले किसने दिया था, फ्रेंकोइस जैकब एंड जेकस मोनार्ड ने दिया था। किसके अंदर दिया था, इकोलाई के अंदर में दिया था। लैक ओपेरॉन के अंदर में लैक किसको रिफर करता है बच्चों, लैक्टोज को रेफर करता है। इसके अंदर में एक पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट होता है हमारे पास में। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट होता है, यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट होता है। नाउ व्हाट इज सिस्टोन, सिस्टोन क्या होता है, आप सब ये जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि सिस्टोन क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में आपके जवाब जरूर आने चाहिए बच्चों, है ना। इंटरैक्ट करना है आपको मेरे साथ में, ताकि मुझे भी पता रहे कौन सा बच्चा आके वीडियो देख रहा है, उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है सिस्टोन क्या होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट होता है जो कि रेगुलेट होता है कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से। वहां पे क्या होता है, प्रमोटर भी है एंड रेगुलेटरी जीन्स भी है हमारे पास में। ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम ओपेरॉन कहते हैं, जहाँ पे प्रमोटर भी है, रेगुलेटरी जीन्स भी है, इसको हम क्या कहेंगे, ओपेरॉन कहते हैं। अलग अलग टाइप के ओपेरॉन होते हैं, जैसे मैंने बताया लैक ओपेरॉन होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, अराबिडोप्सिस ओपेरॉन है, हिस्टिडीन ओपेरॉन है, वेलिन ओपेरॉन है, अलग अलग टाइप के हमारे पास में ओपेरॉन होते हैं। अगर लैक ओपेरॉन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम कहते हैं आई जीन। इनमें आपके बहुत सवाल आए हुए हैं ना। तो आई जीन जो होता है अपना आई इंड्यूसर को रेफर नहीं करता है। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इनहिबिटर है, आई जीन इनहिबिटर जीन, ठीक है। ये जो आई जीन होगा ये किसको कोड करता है, लैक ओपेरॉन की रिप्रेसर को कोड करता है। तो आपको याद रखना है कि आई जीन, आई रिफर करता है इनहिबिटर को, इनहिबिटर कोड करता है लैक ओपेरॉन के रिप्रेसर को, ठीक है। और क्या हमारे पास में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जेड वाई एन ए हमारे पास में होते हैं। जेड जीन का फंक्शन क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ये सवाल आपका सीयूईटी 2022 में आया था कि जेड जीन किसको कोड करता है, तो याद रखना बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। इसका फंक्शन क्या है,
हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड, मैंने ऑलरेडी बताया लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर में, ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करना। सेकेंड जीन है वाई जीन, वाई जीन कोड करता है परमिएस को, जो सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देगा कि जो अपने पास में लैक्टोज है वो उसके अंदर में एंटर कर पाए, तो परमिएस होता है हमारा सेकेंड, जो कि किससे कोड होता है, वाई जीन से कोड होता है, एंड सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए हमारे पास में। ए जीन कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, ए जीन किसको कोड करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। सवाल आया था 2019 के अंदर में, नेम रेगुलेटरी जीन ऑफ लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन का रेगुलेटरी जीन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो रेगुलेटरी जीन क्या है, आई जीन है लैकोपेरॉन का, उसका फंक्शन क्या होता है, इट कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ लैकोपेरॉन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला मैंने आपको बता दिया, सीयूईटी 2022 में आया था। वाई जीन का आपके पास में क्वेश्चन आया था सीयूईटी 2022 में अगेन, कि वाई जीन किसको कोड करता है, क्या फंक्शन है, तो बता सकते हम। 2025 में सीबीएसई एग्जाम के अंदर में डिटेल में पूछ लिया था, नेम द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड डिस्क्राइब देयर रोल। स्ट्रक्चरल जीन के नेम पे आया था, उनके रोल क्या है, तो नेम बता देने थे ZYA, इनका फंक्शन वन बाय वन बता दो कि जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, एंड उसका फंक्शन होता है लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। वाई जीन का आप बता दोगे कि परमेस को कोड करता है, जो सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, एंड ए जीन का फंक्शन होता है ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर लैकोपेरॉन का। लैकोपेरॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में आई जीन है, आई जीन मतलब इनहिबिटर जीन, कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, ये रिप्रेसर एमआरएनए बना सबसे पहले, इससे बन गया हमारे पास में रिप्रेसर प्रोटीन, ये है हमारा प्रमोटर रीजन। इधर हमारे पास में क्या है, ये ऑपरेटर, ओ से क्या है, ऑपरेटर रीजन है। ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है ZYA, ठीक है, कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक है, ये यहाँ पे हमारे पास में तीन स्ट्रक्चर ZYA है हमारे पास में। अब यहाँ पे आप देखते हो जब इंड्यूसर की एब्सेंस है, यहाँ पे इंड्यूसर क्या है बेटा, लैक्टोज यहाँ पे एज एन इंड्यूसर एक्ट करता है। दैट मीन्स जब हमारे पास में क्या है, लैक्टोज एब्सेंट होता है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, तो लैक्टोज की एब्सेंस के अंदर में क्या होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर देगा ऑपरेटर के साथ में, ऑपरेटर के साथ में बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा, इस आरएनए पॉलीमरेज को ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब नहीं करने देगा, मतलब जेड जीन से ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना वाई से परमेज बनेगा, ना ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, किसी भी प्रोटीन को क्या करने, सिंथेसाइज नहीं होने देगा हमारे पास में जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है, ठीक है, लैकोपेरॉन के केस के अंदर में। जब इंड्यूसर प्रेजेंट है हमारे पास में, दैट मींस जब हमारे पास में मीडियम के अंदर में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उस केस में रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, ये तो बनना ही बनना है कॉन्स्टिट्यूटिवली, मतलब हर टाइम एक्सप्रेस होता ही है ये तो। अब जो इंड्यूसर होगा वो आके बाइंड कर जाएगा इस रिप्रेसर के साथ में, तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। रिप्रेसर क्योंकि इनएक्टिवेट हो गया तो रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज था, ये पूरा हमारा जो ओपेरॉन है इसको ट्रांसक्राइब कर देगा, दैट मींस उसका एमआरएनए बना देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ZYA ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो लेक एमआरएनए बन गया। इस लेक एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तो हमारे पास में क्या क्या प्रोटीन आए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आ गया, परमेज आ गया, एंड ट्रांस एसिटाइलेज आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो जब प्रेजेंस है इंड्यूसर की, दैट मींस जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमारे पास में लैक एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन होगा। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर देगा बच्चों, जो हमारे पास में लैक्टोज होता है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर में, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, लैकोपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो पहली लाइन पे से ही पीएमटी 2011 में सवाल आया, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज होता है हमारे पास में, एंड लैक्टोज ही रेगुलेट करता है ओपेरॉन की स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ को, इसलिए लैक्टोज को हम आगे कहते हैं इंड्यूसर कहते हैं। तो लैक्टोपेरॉन में इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज यहाँ पे एज एन इंड्यूसर काम करता है।
जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा, जब प्रेफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज एब्सेंट होती है और अगर लैक्टोज आप प्रोवाइड करते हो मीडियम के अंदर में, तो वो लैक्टोज सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है परमिएस की मदद से, क्योंकि परमिएस परमिएबिलिटी बढ़ा देगा सेल की। ठीक है, देखो अगर ये अपने पास में क्या लेते हैं, अपन एक पेट्री प्लेट ली, इस पेट्री प्लेट में मैंने लैक्टोज प्रोवाइड करा, यहाँ पे मेरा बैक्टीरिया है, तो ये मेरा बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज को अपने अंदर ले लेगा, तो परमिएस की मदद से बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड लैक्टोज को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनाएगा, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करता है। तो लैक्टोज जो अंदर आया वो क्या करेगा, ओपेरॉन की स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ रेगुलेट करता है। ठीक है, अब अपने पास में सीयूईटी 2023 में सवाल आया, जो रिप्रेसर होता है ओपेरॉन का वो सिंथेसाइज्ड होता है आई जीन से एंड पूरे टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है। देखो कुछ भी है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट है चाहे लैक्टोज एब्सेंट है, रिप्रेसर तो बन ही रहा है दोनों केस के अंदर में। तो आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिवली, दैट इज एट ऑल द टाइम्स, हर टाइम पे एक्सप्रेस होता रहता है आई जीन से। जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर से बाइंड होता है एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। जो कुछ आपने एक सिंगल डायग्राम में देखा वो सब यहाँ इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ में बच्चों लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आपको डायग्राम पता है, आप अपनी मर्जी से आपने कंसेप्ट समझ लिया है, तो अपनी भाषा में आसान शब्दों में लिख सकते हो, रट्टा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो सब कुछ कर सकते हो आप। डायग्राम में गड़बड़ कर दोगे, ऑपरेटर इधर बना दिया ये इधर बना दिया, तो फिर गड़बड़ है ना, तो फिर मार्क्स उल्टा कट जाएंगे। तो डायग्राम अच्छे से याद कर लो किस तरीके से बनाना है, आंसर अपने आप लिख सकते हो आप, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे और क्या सवाल आया, ये सवाल सीयूटी 2023 में आया, केवीएस पीजीटी 2016 के अंदर में आया कि रिप्रेसर कौन सा जो जीन है वो ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है, तो आई जीन ऑल टाइम एक्सप्रेस होता है। देन एनवीएस पीजीटी में आया कि रिप्रेसर का रोल क्या होता है, तो रिप्रेसर का रोल क्या होता है, रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाता है एंड आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर देगा ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करने से। ठीक है, तो ये रिप्रेसर का हमारे पास में रोल होता है। जो लैक ओपेरॉन है इसको हम देख सकते हैं कि इसको उसका जो सबस्ट्रेट है वो रेगुलेट करता है। ऑब्वियसली अगर लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर में लैक एमआरएनए बनेगा, लैक्टोज अगर एब्सेंट तो लैक एमआरएनए बनेगा ही नहीं हमारे पास में। तो उसका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या था, लैक्टोज, लैक्टोज तो उसका स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ रेगुलेट कर रहा है हमारे पास में। इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन है रिप्रेसर से, इसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि वो खुद ही खुद का रिप्रेसर बना रहा है जो उसको ट्रांसक्रिप्शन से रोक रहा है, इसलिए इसको हमने कहा नेगेटिव रेगुलेशन। अब इसका मैं एक और डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ ताकि तुम्हारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, 12th क्लास का ही नहीं, सीयूईटी हो कोई भी हो, तो आप जिसे आंसर दे पाओ। कंसेप्ट अभी से क्लियर होंगे बच्चों तो आगे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला केस है, जो ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट हुआ तो रिप्रेसर क्या कर जाएगा, ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा, लाइक एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, इसको हम कहेंगे स्विच ऑफ स्टेट। और ये स्विच ऑफ स्टेट किसकी वजह से है, ग्लूकोज की प्रेजेंस या लैक्टोज की एब्सेंस की वजह से होती है। तो लैक्टोज जब एब्सेंट है तो ओपेरॉन कौन सी स्टेट में होगा, स्विच ऑफ स्टेट में होगा। सीयूईटी 2022 में पूछा था स्विच ऑफ स्टेट कब होगी, तो जब लैक्टोज क्या होगा, एब्सेंट होगा, तब स्विच ऑफ स्टेट होगी। अब अगर ग्लूकोज एब्सेंट है बट लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उस केस में लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर फ्री रहेगा, तो लैक एमआरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, तो हमारे पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइडेज सब बन जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेट कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, स्विच ऑन स्टेट हो जाएगी। तो स्विच ऑफ किसकी वजह से है, लैक्टोज की एब्सेंस की वजह से है। स्विच ऑन किसकी वजह से है, लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से होती है। लैक्टोज के अलावा कोई भी शुगर आपने दे दी, बट अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो स्विच ऑफ होगा, सिर्फ लैक्टोज की प्रेजेंट होने पे ही स्विच ऑन स्टेट आएगी लैक ओपेरॉन की। ठीक है, सबको क्लियर है, याद रखना है
कि लैक ओपेरॉन में सबस्ट्रेट होता है लैक्टोज, लैक ओपेरॉन के अंदर में आइजिन कोड करता है रिप्रेसर को, जो ऑल टाइम क्या करता रहता है, बनता रहता है हमारे पास में। जेड जीन किसको कोड करता है, वाई किसको कोड करता है, ए किसको कोड करता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में याद होने चाहिए। एंड डायग्राम अच्छे से 2-3 बार अपनी कॉपी के अंदर में बना के देखो। पहले एक बार देख के बनाओ, फिर बिना देखे डायग्राम 2 से 3 बार बनाओ, डायग्राम याद हो जाएगा तो अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख पाओगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर में, खत्म हुआ था 2003 के अंदर में, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट था, इतने सालों तक हमारे पास में ये प्रोजेक्ट चला था। इसमें क्या किया गया था कि जो भी जीनोम्स थे उनको क्या किया गया था, सीक्वेंस किया गया था पता लगाने के लिए। अलग अलग कंट्रीज ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट करा था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इतनी लार्ज स्केल पे हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर सीक्वेंस किए गए थे, और एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 लगे थे, है ना। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बैठी थी, $9 बिलियन बैठी थी। तो मेगा प्रोजेक्ट तो होगा ही। ये क्वेश्चन आया आपके सीबीएसई 2021 में, व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 × 10⁹ बेस पेयर सीक्वेंस करे थे, एंड पर बेस पेयर कॉस्ट थी $3। तो ओवरऑल $9 बिलियन इसकी कॉस्ट थी, इसलिए इसको हमने क्या कहा, मेगा प्रोजेक्ट कहा था। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन कितनी किताबों में कंटेन की गई थी बच्चों, 3300 किताबों को जरूरत थी इनको स्टोर करने के लिए हमारे पास में। हर बुक के अंदर में हमारे पास में 1000 पेजेस थे, हर पेज के ऊपर में 1000 लेटर्स थे। इतना वास्ट इंफॉर्मेशन था जो ऑर्गेनाइज करके इनको रखना था। इस इनॉर्मस डेटा के लिए इनको जरूरत महसूस हुई कि हमें हाई स्पीड कॉम्पिटेशनल डिवाइसेस चाहिए, कंप्यूटर्स हाई स्पीड वाले, उनकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में डेटा को स्टोर करने के लिए, इवन एनालाइज करने के लिए। वरना अगर पेपर से आप एनालाइज करोगे तो कितना बल्कि है, मुश्किल भी है, कभी कुछ खराब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया। तो इसी ने ही राइज करा, रैपिड डेवलपमेंट हुई बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो आजकल ब्रांच है, जो पूरा कंप्यूटर्स वगैरह पे काम होता है, एनालिसिस वगैरह, ठीक है। तो इससे नई ब्रांच राइज हुई बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हमारे पास में गोल्स क्या क्या थे। तो गोल था सबसे पहला कि 20,000 से 25,000 जो जीन्स हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर में, उनको आइडेंटिफाई करना सारे जीन्स को, एंड सीक्वेंस डिटरमाइन करना, जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर से 3 × 10⁹ बेस पेयर के सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना कि सीक्वेंस कैसा है। इस इंफॉर्मेशन को, जो इतनी वास्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे, इसको डेटाबेसेस में स्टोर करना, एंड टूल्स को इंप्रूव करना डेटा को एनालाइज करने के लिए, एंड इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर में, है ना, मेडिसिन वगैरह सब इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर भी करना कभी किसी को रिक्वायरमेंट होता हो। एंड एथिकल लीगल सोशल इश्यूज जो इससे आ सकते हैं उनको भी एड्रेस करना, है ना, क्योंकि कोई भी इसको क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, हमें एथिक्स के अगेंस्ट है, ये है वो है। तो इस सब इश्यूज को भी एड्रेस करना, ये सारे गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हमारे पास में। तो आपके पास में सवाल आया था 2020 और 2017 में, एनी 2 सेलेंट फीचर्स बताने थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो आप कोई भी 2 सेलेंट फीचर्स बता सकते हैं उसके अंदर में। आपसे पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या था, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको सारे याद होने चाहिए, तो आप बता पाओगे क्या स्टेटमेंट है। टोटल बेटा कितने साल चला था, 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला था, है ना, मैंने बताया ना 1990 से 2003 तक था। तो 13 साल ये प्रोजेक्ट चला, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने आपस में कोऑर्डिनेट करके किया। 2003 में ये कंप्लीट हो गया। ये ईयर वाला क्वेश्चन आया था 2017 नीट के अंदर में कि प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ था, तो 2003 में खत्म हुआ था। अब आपसे एचजीपी का सिग्निफिकेंस पूछते हैं, बहुत बार आया, 2024 के अंदर में, 23 के अंदर में, 22 में, 2016 सीबीएसई के एग्जाम में आया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है एक जीन को सीक्वेंस करने की, क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन। डीएनए वेरिएशन का क्या इफेक्ट है इंडिविजुअल पे, जिस वजह से ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी इवोल्यूशनरी इवॉल्व हुए हैं, नए वेज आए हमारे पास में चीजों को डायग्नोस करने के लिए कि इन वेरिएशन की वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उनको डायग्नोस किया जा सके, ट्रीट किया जा सके, एंड
किसी दिन बहुत सारी बीमारी को प्रिवेंट भी किया जा सके, कि क्या ऐसा वेरिएशन आया है जिस वजह से कैंसर हो जा रहा है किसी हेल्दी बंदे को, है ना, या फिर ये सारी बीमारियां हो पा रही है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना, इन सब के लिए ये जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये बहुत बेनिफिशियल था। Beside providing clues to understanding human biology, कि human biology को हम समझ पाए इसके लिए इसने clues provide करे, but non-human organisms के DNA sequences भी इन्होंने analyze करे, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग आई कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज क्या है, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ केयर के जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेस है उनको सॉल्व करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इवन एनवायरमेंटल रेमेडिएशन के लिए। कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल थे जिनको सीक्वेंस किया गया था? तो बैक्टीरिया थे, यीस्ट थे, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है इसको भी सीक्वेंस किया गया, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को सीक्वेंस किया गया, राइस एंड अराबिडोप्सिस जो प्लांट्स हैं इनको सीक्वेंस किया गया। तो इन सबको सीक्वेंस किया गया। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंसेस निकालने से क्या हुआ कि हमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनके अंदर में हेल्प होगी। एग्रीकल्चर के अंदर में हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उसके अंदर कुछ चेंजेस करें ताकि हमारी जो क्रॉप है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, बेटर उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी हो। एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को काम में ले सकते हैं हमारे पोल्यूटेंट्स को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये सब चीजें सीक्वेंस से हमें पता लगी। तो ये सब सिग्निफिकेंस है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। पहला तो क्या है, डिजीजेस को ट्रीट करने में, डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में, प्रिवेंट करने के अंदर में। दूसरा आ गया प्रोवाइडिंग क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, सेकंड पॉइंट ये आ गया। थर्ड पॉइंट आ गया नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस करने से क्या होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह सब में हेल्पफुल होगा। तो ये याद रखना है। अब क्या क्या मेथड काम में लिए थे इन्होंने, कौन सी अप्रोचेस काम में ली थी? तो सबसे पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का मतलब है वो जीन्स जो कि एक्सप्रेस होते हैं आरएनए के अंदर में, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं आरएनए के अंदर में उनको हमने कहा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो उन सबको आइडेंटिफाई किया गया जिन जिन जीन से आरएनए बनेगा। दूसरी अप्रोच थी हमारे पास में सीक्वेंस एनोटेशन कि जो पूरा सेट था जीनोम का, पहले में तो क्या किया गया, सिर्फ उनको जो आरएनए को कोड कर रहे हैं। सेकंड में पूरा जो सेट था जीनोम का, चाहे वो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, उसको पूरे को सीक्वेंस किया गया एंड लेटर उनको क्या किया गया, अपने अपने फंक्शंस के साथ में डिफरेंट रीजन को असाइन कर दिया गया, जिसको हमने कहा सीक्वेंस एनोटेशन। तो फर्स्ट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सेकेंड आ गया सीक्वेंस एनोटेशन जहां पे सारे कोडिंग या नॉन कोडिंग रीजन को क्या किया गया था, सीक्वेंस किया गया था एंड लेटर उनको असाइन कर दिए गए थे डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन असाइन कर दिए गए थे। तो पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सेकेंड था सीक्वेंस एनोटेशन। अब सीक्वेंसिंग के लिए किया क्या, पूरा डीएनए आइसोलेट कर लिया सेल से, इसको रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर में ब्रेक डाउन करा, ठीक है, रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर में ब्रेक डाउन करा, इनको क्या कर दिया, एक सुटेबल वेक्टर के साथ में क्या किया गया, कंबाइन किया गया एंड होस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में पढ़ोगे। तो जो लंबा डीएनए था इसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन करा, एक वेक्टर के साथ में जो उसको कैरी करेगा कंबाइन करा, और जो एक होस्ट सेल ली, वो यीस्ट हो सकती है, बैक्टीरिया होती है, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था ना हमने, ठीक है, तो उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो क्लोनिंग होगा हमारे पास में, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका होस्ट के अंदर में, एंड एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा डीएनए की, हर फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। कॉमनली होस्ट कौन से थे, जैसा मैंने बताया बैक्टीरिया थे एंड यीस्ट थे। एंड वेक्टर कौन से यूज करे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किए गए, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स एम्प्लीफाई हो गई, इनको सीक्वेंसेस कैसे करा, इनको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर थे हमारे पास में, उनकी मदद से इनकी सीक्वेंसिंग की गई। क्या क्या बेस पेयर है, ए टी जी सी टी ए, क्या सीक्वेंस है इसका, तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की मदद से इनको सीक्वेंस किया गया, ठीक है। फिर जो इनका सीक्वेंस आ गया, इनको ओवरलैपिंग रीजन की मदद से क्या किया गया, इनको अरेंज किया गया, मतलब जिनके सेम सेम रीजन्स थे उनको एक दूसरे के नीचे लगा के अरेंज कर दिया गया था एंड अलाइनमेंट करके इन्होंने क्या करा, पूरा जो सीक्वेंस था वो निकाल दिया, ठीक है बेटा। किस तरीके से किया गया था हमारे पास में, देखो इधर आपके पास में जो डीएनए आया विद अननोन सीक्वेंस हमारे पास में, वो टेम्पलेट की तरह सर्व करेगा
इसमें हमने डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी एंड डीजीटीपी, इस तरीके से हमने क्या कर दी, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दी हैं। 4 रिएक्शन मिक्सचर इन्होंने करे थे और फिर इनके अंदर में ना डीडीएटीपी, डाई डीऑक्सी, ठीक है, एक होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी में क्या था अपने पास में 2 प्राइम OH एब्सेंट था, डाई डीऑक्सी में मतलब 3 प्राइम OH भी एब्सेंट है, मतलब 2 और 3 दोनों ही एब्सेंट है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये ऐड करोगे क्या हो जाएगा, आपका जो इलॉन्गेशन प्रोसेस था, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा हमारे पास में। तो डीडीएटीपी, डीडीसीटीपी, टीटीपी, इस तरीके से इन्होंने क्या करा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऐड कर दी। ये वन बाय वन क्या करेंगे, अलग अलग लाइट एमिट करेंगे, फिर हम इस सीक्वेंस को अरेंज कर देते हैं एंड टेम्पलेट का सीक्वेंस निकालेंगे। किस तरीके से हुआ देखो, यहाँ पे आप कैसे सीक्वेंस निकाला हमने, अगर ये हमारा सीक्वेंस था, ठीक है, सीक्वेंस क्या है हमारे पास में, AACAGCTTCAGTC, ठीक है। अब इसमें आपने प्राइमर ऐड कर दिया, TTGT आपने प्राइमर ऐड कर दिया, ठीक है, इतना समझ आ गया मुझे। अब जब आपने ये ATP DDA ऐड करा तो टर्मिनेशन कहाँ हो जाएगा, सबसे पहला इस स्टेप पे हो जाएगा, दूसरा इसको ऐड करने से टर्मिनेशन कहाँ हो गया, फिर अगेन इधर हो गया, इधर भी टर्मिनेशन हो गया हमारे पास में। तो 3 साइज की फ्रेगमेंट्स हमें मिलेंगी, पहला इस साइज की, दूसरी इस साइज की, तीसरा इस साइज की। डीडीसीटीपी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपको कहाँ मिलेगा, इधर ग्वानिन के यहाँ पे, इधर ये स्टॉप हो जाएगा, ये इधर हमारे पास में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इधर डीडीसीटीपी वाले में देखो, एटीपी वाले में कितनी फ्रेगमेंट मिली, पहली, दूसरी, तीसरी, 3, 1 2 3 फ्रेगमेंट है। सीटीपी वाले के अंदर में कितना मिला, ग्वानिन के आगे एक ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया, 2 आपको फ्रेगमेंट्स मिली। टीटीपी वाले के अंदर में आपको कितना मिला, एक तो आ जाएगा हमारे पास में इधर एडेनिन के सामने आ जाएगा, तो एक सिंगल फ्रेगमेंट हमें मिला। जीटीपी वाला किससे बाइंड होगा, सी से बाइंड होगा, तो एक इधर आया हमारे पास में, ठीक है। और कहाँ है जी, एक इधर है हमारे पास में, एक इधर है, तो 3 फ्रेगमेंट्स हमें मिल गई, अलग अलग साइज की फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएगी, क्योंकि टर्मिनेशन अलग अलग पॉइंट पे हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। तो शॉर्टर फ्रेगमेंट सबसे आगे रहेगी, लॉन्गर फ्रेगमेंट हमारे पास में पीछे रहेगी। इस सीक्वेंस को मैं रीड कैसे कर सकती हूँ, सबसे आगे कौन सी है मेरे पास में, सी है, तो ये आ गया इधर सी, देन है जी, जी इधर आ गया, ये आ गया मेरे पास में ए, ये आ गया इधर मेरे पास में ए, ठीक है। ये साइज के अकॉर्डिंग, ये इतना छोटा फ्रेगमेंट है, जिसका साइज बढ़ता जा रहा है वो इधर पीछे है, तो आप डीएनए का सीक्वेंस ऐसे निकाल सकते हो। इससे लाइन करके क्या कर दिया गया, डीएनए का सीक्वेंस निकाल दिया गया। अब सीक्वेंस जो था इसका टेम्पलेट का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आपने निकाल दिया। ये सब चीजें तुम डिटेल में पढ़ोगे जब आप माइक्रोबायोलॉजी या कुछ सब्जेक्ट लोगे, है ना। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे सेंगर सीक्वेंसिंग, मैक्स एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको छोड़ देना आप लोग, मैंने थोड़ा नीट वगैरह के अकॉर्डिंग या सीयूईटी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा बता दिया। तुम बस इतना से याद रखना, डीएनए का बड़ा स्ट्रैंड था, उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर में ब्रेक डाउन करा, उसको वेक्टर के साथ में कंबाइन करा, उसको होस्ट के अंदर में ट्रांसफर कर दिया, होस्ट के अंदर में ट्रांसफर करने से उसका एम्प्लीफिकेशन हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया तो हमने उसको सीक्वेंस निकाला, एक मशीन है यहाँ पे देखो, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली उसके थ्रू हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये पूरा सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। जो सीक्वेंस आ गया इसको अलाइनमेंट करा, इसके लिए अलाइनमेंट के लिए हमारे पास में स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स थे। आजकल अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ोगे तो फास्ट वगैरह ये सब बहुत सारी चीजें है ना, तो ये बहुत हायर क्लासेस की चीजें हैं, अभी बेसिक इतना ही याद रखना। क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मई 2006 के अंदर में कंप्लीट हो गया था हमारे पास में। ये लास्ट क्रोमोसोम था 24 क्रोमोसोम्स में से, जिसको लास्ट में सीक्वेंस किया गया था 2006 के अंदर में। देखो 2003 में प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, बट 2006 में क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था, जो कि लास्ट क्रोमोसोम था जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। चैलेंजिंग टास्क क्या था कि जेनेटिक एंड फिजिकल मैप असाइन किया जाए हमारे जीनोम को। किस तरीके से उनको जेनेटिक एंड फिजिकल मैप असाइन करें, इसको जनरेट किया गया था यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट। जो हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो कट कर रहे हैं हमारा लॉन्ग डीएनए था, इसको कट कर रहे हैं, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट कर रहा था साइट्स को, तो उस पॉलीमॉर्फिज्म, कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जिनको माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, इन सब के बेसिस पे जेनेटिक एंड फिजिकल मैप असाइन किए गए थे, ठीक है। अब आता है सीलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, जिसपे आपके बहुत बार सवाल आया है। 3164.7 मिलियन बेसेस होते हैं, एवरेज जीन के अंदर में 3000 बेसेस होते हैं हमारे पास में।
जो लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन है वो कौन सा है? डिस्ट्रोफिन है, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस हैं। डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेसेस हमारे पास में क्या है? बेसेस हैं इस जीन के अंदर में। टोटल जीन 30,000 है, मच लोअर है। पहले सोचा जाता था कि 80,000 से 1,40,000 तक जीन होंगे, बट टोटल जीन कितने निकले? सिर्फ 30,000। ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सारे लोगों में सेम है। तुम में, मेरे में, अंबानी के अंदर में, सबके अंदर में सेम है। 99.9% जीन्स जो है हमारे सेम है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम है। ओवर 50% से ज्यादा जो जीन्स के फंक्शन है अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। 2% से कम जीन जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो हमारा सिर्फ लेस देन 2%, अप्रोक्स 1.5% है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं बहुत लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। इन रिपीटेटिव सीक्वेंस का कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताते हैं, डायनामिक्स बताते हैं, एवोल्यूशन बताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे आगे इसको। क्रोमोसोम 1 की सबसे ज्यादा जीन्स हैं हमारे पास में 2968। लार्जेस्ट था डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट था, ठीक है, हमने लार्जेस्ट बोला। सबसे ज्यादा जीन्स किसमें? क्रोमोसोम 1 में है 2968। सबसे कम किसमें? क्रोमोसोम Y में है 231। तो लार्जेस्ट था डिस्ट्रोफिन। ऐसा कौन सा हमारे पास में क्रोमोसोम है जिसमें क्या है? सबसे ज्यादा जीन है, तो क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन है, क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन है हमारे पास में। 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस है जिनको हम कहते हैं स्निप्स, जहां पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल बेस का डिफरेंस होता है, जो कि हेल्प करता है क्रोमोसोमल लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जो किसी डिसीजेस से क्या है जुड़े हुए होते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो 1.4 मिलियन लोकेशंस होती हैं जिनके अंदर में एक सिंगल बेस का हमारे पास में क्या है? डिफरेंस प्रेजेंट है। तो आप पता लगा सकते अगर एक में बीमारी है एक में नहीं है तो कहाँ पे वो डिफरेंस है जिस वजह से वो चीज हो रही है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या है? डीएनए सीक्वेंसेस से मीनिंगफुल नॉलेज डिराइव करने के लिए हमें रिसर्च करती रहनी पड़ेगी। इतने सालों से भी कर रहे हैं और आगे भी ये रिसर्च चलती रहनी है कंटिन्यूअसली। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, हजारों करोड़ों रुपए की जरूरत है, अलग अलग सेक्टर से साइंटिस्ट को बुलाने की जरूरत है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सबसे ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट क्या होगा? एचजी सीक्वेंस का, कि नई अप्रोच आई है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, हम बायोलॉजी को अलग नजरिए से देखने लगे हैं। पास्ट के अंदर में रिसर्चर्स सिर्फ एक या कुछ जीन्स की स्टडी करते थे, बट होल जीनोम सीक्वेंसिंग से, इवन आजकल गट बैक्टीरिया होता है ना, आप लोग गट माइक्रोबायोम का टेस्टिंग कराते हो, कैसे पॉसिबल है? आपके पेट में जो कुछ भी है उसका आप सीक्वेंसिंग कैसे करा पा रहे हो? होल जीनोम सीक्वेंसिंग से करा पा रहे हो। तो इसने हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज आ गई है बच्चों आजकल, तो अलग अलग हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसपे जल्दी से अपने को रिजल्ट मिल जाता है। तो हम सारी चीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ऑल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में जितने भी ट्रांसक्रिप्ट हैं, ऑर्गन है या ट्यूमर है, कितने कितने सारे जीन्स प्रोटीन्स एक साथ काम कर रहे हैं, उस ट्यूमर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सब चीज हम पता लगा सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब आता है इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो आपका थंबप्रिंट लिया जाता है ना। कोई भी आप इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हो, प्रॉपर्टी वाला है या कुछ भी है, तो आपका थंबप्रिंट लिया जाता है। आखिर थंबप्रिंट लेते क्यों है, क्या जरूरत है उसकी? हाँ, तो यहाँ पे आता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे सबके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, इवन आपके एंड आपके भाई का फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होता है। यही बेसिस फॉर्म करता है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, पैटर्निटी डिस्प्यूट के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई बच्चा है तो उसके माता पिता कौन है, ठीक है। तो इन सब केसेस के अंदर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम आता है हमारे पास में। एंड इवन जब आप हाई क्लास में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किस तरीके से काम में लेते हैं कुछ डिजीजेस के मार्कर्स को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो 99.9% बेस सीक्वेंस सेम होते हैं सारे ह्यूमंस के अंदर में, जैसा मैंने आपको बताया था। 2% से कम जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोड करते हैं किसी प्रोटीन के लिए हमारे पास में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे सीक्वेंस को जिनको हम कहते हैं रेपिटेटिव डीएनए, जो लार्ज पोर्शन बनाते हैं हमारे डीएनए का।
मैंने बताया था ना रेपिटेटिव डीएनए क्या है, लार्ज पोर्शन बना रहे हैं, इवन तो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट क्या करते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डायनामिक्स, इवोल्यूशन, इन सब के बारे में हमें बताते हैं। तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए क्या है, स्मॉल स्ट्रेच होता है डीएनए का जो बार बार रिपीट होता है। जैसे मैंने मान लिया ए टी ए टी ए टी, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इन रेपिटेटिव डीएनए को हम बल्क जीनोमिक डीएनए से, मेन डीएनए से आप सेपरेट कर सकते हो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर में, अलग अलग पीक्स के अंदर में। सैटेलाइट डीएनए का पीक क्या होगा, छोटा होगा, एंड मेन बैंड का पीक क्या होगा हमारे पास में, बड़ा होता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन के बेसिस पे आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। बल्क डीएनए क्या करेगा, मेजर पीक फॉर्म करेगा, दूसरे स्मॉलर पीक्स जो भी होंगे इनको हम कहेंगे सैटेलाइट डीएनए। अब बेस कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कि क्या क्या है, एटी रिच है या जी से रिच है, सेगमेंट की लेंथ कितनी है हमारे पास में, 4 बेस पेयर रिपीट है, 6 बेस पेयर रिपीट है, 10 बेस पेयर रिपीट है, कितनी नंबर है रिपीटेटिव यूनिट्स की, इन सब बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट के अंदर में। जो मिनी सैटेलाइट होती है उसके अंदर रिपीट यूनिट का साइज लार्जर होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो सैटेलाइट। ये सब आप हायर क्लासेस के अंदर में पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस जनरली किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था, बट हमारे जीनोम का सबसे मेजर पार्ट ये ही फॉर्म करते हैं। इनके अंदर में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है हमारे पास में, म्यूटेशन एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, वेरिएशन हमारे पास में, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। किसी भी एक इंडिविजुअल से, जैसे सपोज करो मैं हूं, तो मेरे हेयर्स में, मेरे नेल्स में, मेरे स्किन में, इन सब के अंदर में पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री सेम होती है, बट कोई भी दो इंडिविजुअल में सेम नहीं होगी। मेरे हेयर्स या मेरे नेल्स का पॉलीमॉर्फिज्म का डिग्री तुम्हारे हेयर्स एंड तुम्हारे नेल्स से क्या होगा, अलग होगा। यही तो बेसिस है जिसपे आप पता लगा सकते हो किसी बच्चे के पेरेंट कौन है ना, या फिर कोई भी क्राइम आपके पास में सीन है, कोई रेप केस हुआ है ना, तो आप जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर वहां से या क्राइम सीन पे से स्पर्म का सैंपल आप ले लेते हो तो आप एनालाइज कर सकते हो, उसमें डीएनए होगा। डीएनए सब चीज में, आपके हेयर में डीएनए, नेल्स में डीएनए, स्किन में डीएनए, आपके बॉडी के हर पार्ट में, सेल्स है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस में क्या है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, तो दो इंडिविजुअल का पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, का जो डिग्री होगा वो अलग अलग होता है। यही बेसिस फॉर्म करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के अंदर में सॉल्व करने के काम में आता है। तो अब हमसे सवाल आया था, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन फॉरेंसिक साइंस 2021 सीबीएसई के अंदर में, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फॉरेंसिक साइंस में क्या रोल है। तो क्या रोल होता है कि हर इंडिविजुअल के टिश्यूज से सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो ये यूजफुल होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशन के अंदर में। पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी हेरिटेबल होता है, बच्चे का आधा मदर से मैच करेगा, कुछ फादर से मैच करता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल भी होता है, डिग्री ऑफ वेरिएशन इनहेरिटेबल होगा हमारे पास में। एज पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, बेसिस है जेनेटिक मैपिंग का। सीबीएसई 2024 एंड 2022 में पूछा था जेनेटिक मैपिंग का बेसिस क्या है, तो जेनेटिक मैपिंग का बेसिस होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक मैपिंग क्या है बच्चों, कि आपका जो क्रोमोसोम है, अभी ये क्रोमोसोम था, इसमें मुझे नहीं पता कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, जब मैं इस पे मैप कर देती हूँ कि यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, हमारा जेनेटिक मैप हो गया। हमें पता है कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास में लोकेशन पता है, तो ये होता है जेनेटिक मैपिंग। तो जेनेटिक मैपिंग का बेसिस भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है डीएनए के अंदर में, और यही पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस भी फॉर्म करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जो म्यूटेशन की वजह से अराइज होता है। जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन आ रहे हैं, जो म्यूटेशन की वजह से अराइज हो रहे हैं, जैसे कि था ना सिकल सेल एनीमिया में GAG से क्या आ गया, GUG, तो ये क्या है, सिंगल बेस म्यूटेशन था हमारे पास में। ठीक है, तो इसी तरीके से म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आएंगे इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये वेरिएशन सोमैटिक सेल के अंदर भी हो सकते हैं या जर्म सेल के अंदर भी हो सकते हैं। जर्म सेल के जो म्यूटेशन होते हैं वो सीरियसली इंपेयर नहीं करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि उनके बच्चे नहीं हो पाए, ऑफस्प्रिंग तो फिर भी उनके हो सकते हैं जो इस म्यूटेशन को ट्रांसमिट करें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर में हमारे पास में। ठीक है,
Allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism. allele आपको पता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन्स की, तो इनके अंदर जो वेरिएशन है इसको हम ट्रेडिशनली डिस्क्राइब करते हैं एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मोर देन वन allele at a locus, one variant at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। अगर 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कोई वेरिएशन हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर में तो उसको हम कहते हैं अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन। अगर इनहेरिटेबल म्यूटेशन हाई फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व किया जाता है, कोई म्यूटेशन है, सपोज करो सिकल सेल अनीमिया वाला म्यूटेशन है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन है, वहां पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में मिलता है, तो उसको हम कहेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऐसे वेरिएशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर में ऑब्जर्व करने की हाई होती है, क्योंकि इनका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के ऊपर। ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इनमें अगर म्यूटेशन हुआ तो वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, धीरे 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 करके अक्यूमुलेट होता जाएगा एंड बेसिस फॉर्म करेगा वेरिएबिलिटी का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं हमारे पास में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन से लार्ज स्केल चेंज तक भी एवोल्यूशन के लिए एंड नई स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए, स्पीशिएशन के लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये जो है अपने पास में म्यूटेशन अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इवॉल्व होके एक नई स्पीशीज हमारे पास में आ जाए, तो उसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो आप हायर क्लासेस में और फर्दर पढ़ने वाले हो। ये हमारे पास में आया था नीट 2024 में सवाल कि ये जो वेरिएशन है ये किसके अंदर ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी हायर होती है, रिपीटेटिव डीएनए के अंदर में, नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर में। तो आपको याद रखना है हमारे पास में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है हमारे पास में उनके अंदर में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हायर होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर करी थी, डेवलप करी थी हमारे पास में। उन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए यूज करा प्रोब की तरह जो हाई डिग्री शो करता था पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की हाई डिग्री शो करने वाले एक सैटेलाइट डीएनए को काम में लिया। इसको हमने कहा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम का मतलब होता है छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स, तो वेरिएबल नंबर के अंदर में कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स में रिपीट हो रहा है, इसको हमने कहा VNTR। इसके अंदर में द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर वाज सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूज करा एंड रेडियो लेबल VNTR यूज करे थे। तो VNTR का फुल फॉर्म पूछा गया था नीट 2020 के अंदर में, किसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करा था। 2024 नीट के अंदर में ये सवाल पूछा गया था आपसे। 2017 में पूछा गया व्हाट आर VNTRs एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। तो VNTRs आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, द सैटेलाइट डीएनए व्हिच शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे पास में VNTRs का, तो VNTRs का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए जिनको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। ये अरेंज होते हैं टेंडमली बहुत सारी कॉपी नंबर के अंदर में, बहुत सारी कॉपी, जैसे सपोज करो 3 कॉपी है तो GAT ये रिपीट हो रहा है, फिर 4 कॉपी नंबर हो सकता है GATC, मतलब 4 बार रिपीट हो रहा है। तो ये वेरिएबल कॉपी नंबर के अंदर में रिपीट होते हैं हमारे पास में। एंड कॉपी नंबर क्रोमोसोम से क्रोमोसोम, एक इंडिविजुअल के अंदर ही क्रोमोसोम से क्रोमोसोम के अंदर में इनका कॉपी नंबर वेरी करता है। नंबर ऑफ रिपीट में हाई डिग्री होता है पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे पास में। एंड जो VNTR का साइज होता है 0.1 से 20 KB होता है। VNTR के पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप भी हाईलाइट कर लेना, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, 0.1 से 20 KB इनकी साइज होती है हमारे पास में। अब अपने पास में क्या होगा, प्रोसेस क्या है, पहले अपन ने देख लिया VNTRs क्या होते हैं। सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करते हो, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर देते हो। जो डाइजेस्ट कर रहा है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर दिया जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या बताया था मैंने, कुछ वेल्स होते हैं, है ना। वेल्स के अंदर में आप डीएनए को लोड कर दोगे, डीएनए मूव करता है कौन से टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करेगा, क्योंकि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज होता है हमारे पास में। एंड साइज के बेसिस पे हमारे फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो स्मॉलर साइज होगा वो सबसे आगे होगा, जो लार्जर होगा वो पीछे होगा। तो फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। अब इसके बाद में आप एक नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन लोगे जिसपे आप इन सारे बैंड्स को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे।
देन इसको हम हाइब्रिडाइज करेंगे रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स के साथ में। रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स होते हैं, तो ये रेडियो लेबल वीएनटीआर प्रोब्स जब जाके उससे बाइंड हो जाएंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी मशीन की वजह से हम उनको क्या कर लेंगे, बैंड्स को ऑब्जर्व कर लेंगे, हमें हमारे बैंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको गिवन है, इस तरीके से आपको क्या होगा, बैंड मिल जाएंगे, ये बैंड्स हमें मिलते हैं। तो आप क्या करोगे फिर इसके बाद में, ये जो बैंड्स होते हैं इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में डिफर करते हैं। सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऐसा है जिसमें सेम होता है, अदरवाइज आपके पेरेंट्स में, आपके ब्रदर सिस्टर के अंदर में कुछ कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर में होते हैं, हमारे पास पूरी तरीके से सेम नहीं होता है। तो सिर्फ सिंगल सेल से डीएनए ऑब्टेन करना इनफ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस के लिए। एक ड्रॉप भी ब्लड का मिला है, उसमें से डीएनए लिया, उसको पीसीआर की मदद से बिलियंस ऑफ कॉपीज बना ली, उन बिलियंस ऑफ कॉपीज को आपने क्या करा, फिर डाइजेस्ट करा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर दिया, प्लॉटिंग पेपर पे ट्रांसफर करके रेडियोलेबल वीएनटीआर प्रोब के साथ में हाइब्रिडाइज करा ऑटो रेडियोग्राफी की मदद। तो यहाँ पे हमें गिवन है, ये पैटर्नल फादर के क्रोमोसोम है, ये मदर का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16 यहाँ पे लिया है इन्होंने। ठीक है, ये डीएनए डाला इंडिविजुअल ए से, ये डीएनए है फ्रॉम इंडिविजुअल बी। ये क्राइम सीन से हमें क्या मिला है, डीएनए मिला है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि आखिर कल्प्रिट कौन है। क्राइम सीन से ये डीएनए मिला था हमें, जो हमारे पास में कल्प्रिट का डीएनए है। तो अगर हम मैच करते हैं तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये वाला बैंड इसके साथ में मैच हो रहा है बी के साथ में, ये इधर बैंड नहीं आ रहा है, रेड वाला बैंड भी इधर है, ए में नहीं है, येलो वाला बैंड दोनों के अंदर में है। ठीक है, ये इधर है नहीं, ये नहीं है हमारे पास में, इधर खाली है, जबकि किसके साथ में मैच कर रहा है, बी के साथ में मैच कर रहा है। ये येलो वाला बैंड भी बी के साथ में मैच कर रहा है, ब्लू वाला बैंड दोनों के साथ में मैच कर रहा है। इधर खाली है जबकि इधर बैंड है, इधर खाली है, इधर बैंड है, इधर खाली है। तो पूरा किसके साथ में मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट बी के साथ में मैच कर रहा है। दैट मीन्स हमारा क्रिमिनल कौन है, बी है। तो इस तरीके से बैंड मैचिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैटर्निटी केसेस सॉल्व कर सकते हो, क्रिमिनल केसेस सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कोई भी दो इंडिविजुअल का जो सीक्वेंस होगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का सेम नहीं होता है, डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास में, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक सिंगल जाइगोट से बनने वाले ट्विंस के अलावा सबका सीक्वेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिसको हम काम में लेंगे इंडिविजुअल्स के डीएनए को एनालाइज करने के लिए। बहुत सारे मेथड्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जिसमें से पहला है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास में। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, जो आपका डीएनए सिंपल होता है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं एंड अलग अलग फ्रैगमेंट्स हमारे पास में जनरेट होती हैं। सपोज करो हमने 3 इंडिविजुअल 1, 2, 3 से डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट करा हमारे पास में, ठीक है, जो हमने लिया इनका ब्लड का सैंपल। अब इनका जो सैंपल लिया है इससे हमने क्या कर लिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर दिया है यहाँ पे हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर में। अब ये जो डीएनए हमें मिले हैं इनको हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रैगमेंट्स में क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। ये छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स हमारे पास में आ गई है यहाँ पर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि वीएनटीआर्स क्या है हमारे पास में, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। तो ये अगर आपका एक क्रोमोसोम है तो वीएनटीआर बहुत अलग अलग लोकस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे वीएनटीआर1 है, वीएनटीआर2 है, वीएनटीआर3 हमारे पास में है। हर वीएनटीआर में रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस होता है। यहाँ पे देखो 6 बेस पेयर का रिपीट सीक्वेंस है हमारे पास में। इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वीएनटीआर का जो रिपीट सीक्वेंस है वो वेरी करता है। जैसे इंडिविजुअल वीएनटीआर्स में इंडिविजुअल 1 के अंदर में 6 रिपीट्स हैं, इंडिविजुअल 2 में 8 रिपीट है, इंडिविजुअल 3 में 11 रिपीट सीक्वेंसेस है हमारे पास में। तो ये बेसिस फॉर्म करता है आरएफएलपी एनालिसिस का हमारे पास में। ये जो आपको रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स मिली है इनको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोड कर दिया एंड क्या हो गया, हमारी फ्रैगमेंट सेपरेट हो गई साइज के बेसिस पे।
जो बैंड्स हैं, इन बैंड्स के अंदर में हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब हम लेके आते हैं नायलॉन का मेम्ब्रेन एंड सर्दन ब्लॉटिंग प्रोसेस में नायलॉन की मेम्ब्रेन को हमारे एगेरोस जेल के ऊपर में रखते हैं, तो हमारे डीएनए के जो बैंड्स थे वो इसके ऊपर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस नायलॉन मेम्ब्रेन को हम इंक्यूबेट करेंगे रेडियो लेबल वीएनटीआर प्रोब्स के साथ में, जो कि क्या है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। जब इसको इसके साथ में हमने इंक्यूबेट करा तो वो जो रेडियो लेबल प्रोब्स हैं ये जाके इससे अटैच हो जाएंगी हमारे पास में। अब ये जो डीएनए प्रोब्स है, देखो इसके साथ में डीएनए फ्रैगमेंट जो है वीएनटीआर के साथ में वो जाके अटैच हो गई है। ठीक है, अब आपने ये जो आपका पेपर लिया, नायलॉन मेम्ब्रेन ली, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को हम फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर में प्लेस कर देंगे एंड ऑटो रेडियोग्राफी आपके पास में एक मशीन होती है जिसके थ्रू क्या करोगे आप, आपके जो बैंड्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक बैंड पैटर्न आ गया जिसको आप कहोगे डीएनए फिंगरप्रिंट हमारे पास में। कोई भी समझ आया हमने क्या क्या करा? डीएनए को आइसोलेट करा इंडिविजुअल से, उनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उनको सेपरेट करा, नायलॉन मेम्ब्रेन पे उनको ट्रांसफर कर दिया, वीएनटीआर प्रोब्स के साथ में उनको इंक्यूबेट करा, तो जो स्पेसिफिक वीएनटीआर प्रोब्स हैं वो जाके उनसे अटैच हो जाएंगे। अटैच हो गए तो ऑटो रेडियोग्राफी की मशीन की मदद से हमने वो बैंड्स ऑब्टेन कर दिए हैं। तो आप कोई भी केस की मदद से सॉल्व कर सकते हो। अगर पैटर्निटी डिस्प्यूट का केस है तो आप क्या करोगे, एक वेल के अंदर में आपने बच्चे का डीएनए ऐड करा, एक में मदर का, एक में फादर का। क्रिमिनल केस है तो क्राइम सीन से जो आपको सैंपल मिला है और जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन सबको आप लोड करके इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर फिनिश कर लिया है। बच्चों, आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेक्चर्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।